कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। नमस्कार, एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम हिंद के सिकंदर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। 16 दिसंबर 1971 को खींची गई भारत के सामने पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर हर पाकिस्तानी के जहन में नश्तर की तरह चुभती रही है और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करता रहा है। यह तस्वीर एक ऐसी जंग का दस्तावेज है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। 13 दिन तक चली इस जंग ने दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क के मुस्तकबिल का आगाज कर दिया। हिंद के सिकंदर के खास प्रोग्राम में 16 दिसंबर 1971 की वो कहानी जानेंगे जिसमें एक नए मुल्क बनने, एक देश के टूटने और एक ताकतवर देश की वॉर स्ट्रेटजी के बारे में। जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सेना की वर्दी में बैठे सिख अफसर की नजर टेबल पर रखे दस्तावेज पर है और बगल में बैठे पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी उसी कागजात पर कलम चलाते दिखते हैं। वहीं पीछे खड़े कुछ वर्दीधारी कौतूहल भरी नजरों से सब देख रहे हैं। माहौल जितना शांत दिखता है उतना था नहीं। यह तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है जो भारत के सामने पाकिस्तान के घुटने टेकने का सबूत है। सिख अफसर भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं और बगल में पाकिस्तानी फौज के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी हैं। सोलह दिसंबर 1971 के दिन ही पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे घुटने टेके थे। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी। भारत ने उसका गुरूर तोड़ा था। कश्मीर पाने के सपने देखने वाले पाकिस्तान का भूगोल अब छोटा हो चुका था। जब भी बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से जुड़ा कोई मौका आता है, भारत इस तस्वीर के जरिए पाकिस्तान की दुखती रग को छेड़ता है। जब प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलते हैं तो अक्सर बैकग्राउंड में पाकिस्तानी सरेंडर की तस्वीर दिखती है। दुनिया भर में तस्वीरें शेयर होती हैं और पाकिस्तान हाथ मलते रह जाता है। वास्तव में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। यह एक नए मुल्क बनने, एक देश के टूटने और उसमें शर्मसार होने की दास्तां के साथ एक ताकतवर देश की कहानी का प्रतिबिंब है। भारत की इस विजय गाथा और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार की कहानी उसी दिन लिखी जानी शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान की सेना ने भारत की फौज को ललकारने का दुस्साहस किया था। 13 दिसंबर 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोलकाता में थी। वहां पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रही थी और इसी दौरान शाम के ठीक 5:40 पर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी शुरू हुई। पाकिस्तान ने एरियल अटैक किया था। इस अटैक का कोड ऑपरेशन चंगेज खान था। तब पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों में पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर और जोधपुर, अंबाला, आगरा, उत्तरलई, अवंतीपुरा, फरीदकोट, हलवाड़ा और सिरसा के मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया। उस वक्त पाकिस्तान की कमान जनरल याह्या खान के हाथ में थी। एक साथ 11 एयरबेस पर अटैक हुआ था। युद्ध का बिगुल बज चुका था। जब यह खबर
इंदिरा गांधी को मिली तो तुरंत दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया गया। लेकिन युद्ध की सूरत में दिल्ली में ब्लैकआउट था और इसलिए 11 बजे उनका विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा। तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। युद्ध शुरू हो चुका था। In 15 Corps sector, Pakistan mounted their heaviest attack. They used 4 infantry and 1 armored brigade, supported by 8 artillery regiments. Our Jawans fought bravely and blunted the enemy offensive. पाकिस्तान सेना को रौंदने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तानी बेसों पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई की। लेकिन इस दौरान वेस्टर्न फ्रंट से ज्यादा अब पूर्वी मोर्चे की लड़ाई अहम हो गई, क्योंकि मुक्ति वाहिनी के आंदोलन को देखते हुए लड़ाई पाकिस्तान के लिए काफी निर्णायक साबित होने लगी थी। उस दौरान भारतीय सेना की कमान जनरल सैम मानेकशॉ के हाथ में थी। प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद जनरल ने अपने अफसरों को एंगेज किया। पूर्वी कमान से स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब से हॉटलाइन पर बात की। ऑर्डर दिए कि बिना वक्त गवाए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पहला ऑर्डर दिया गया कि भारतीय सेना को सबसे पहले खुलना और चटगांव पर कब्जा करना है। असल में उस वक्त भारतीय सेना के जवान ढाका के बाहर मौजूद थे, लेकिन पहला ऑर्डर यह था कि जिन इलाकों को बाईपास करती हुई सेना आगे आई, पहले उन पर कब्जा करना है। सेना ने जनरल का ऑर्डर माना। जंग ने देखते ही देखते भीषण रूप अख्तियार कर लिया। Brigade in delaying the enemy for 72 hours. The Pakistani attack on the 8th and 9th of December on the eastern bank of the Munawwar Tawi was beaten back. Casualties on both sides were heavy. अगले 6 दिनों तक भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच जबरदस्त जंग हुई। जल, थल और नभ से जिस तरह से हमले हुए, उससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। जब धीरे धीरे पाकिस्तान को यह एहसास होने लगा कि उसकी फौज ढाका में उसकी आर्मी भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाएगी, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जिन मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को भारतीय सेना ने ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने भी पाकिस्तान के हमलों को काउंटर करना शुरू कर दिया था। इधर पाकिस्तान के पास जब कुछ नहीं बचा, तो 9 दिसंबर 1971 को तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ ने पाकिस्तान को पहला रेडियो मैसेज भेजा। The Indian armed forces are taking retaliatory measures to repel Pakistani aggression. The Mukti Bahini gains strength. The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. पाकिस्तान को सरेंडर की कॉल जा चुकी थी। अब फैसला पाकिस्तान को करना था, पाकिस्तान के जनरल को करना था। लेकिन जनरल मानेकशॉ चाहते थे कि अब ज्यादा खून खराबे के बगैर पाकिस्तान हथियार डाल दे। इसलिए उन्होंने 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को सरेंडर के लिए कहा। कहते हैं कि 13 दिसंबर को जो बात हुई वो चेतावनी के लहजे में थी। जनरल मानेकशॉ ने कहा था कि हथियार डाल दो वरना आपको खत्म कर देंगे। लेकिन 14 दिसंबर को ढाका में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तब ढाका के गवर्नर AM मलिक सीक्रेट मीटिंग करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान भारतीय वायुसेना के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। 15 दिसंबर की सुबह IAF की स्क्वाड्रन ने एक साथ कई मिशन शुरू कर दिए। ढाका गवर्नर हाउस शहर के बीचों बीच था और उसके चारों तरफ ऊंची इमारतें थी। IAF पायलटों ने ऊंची इमारतों के बीच से जंगी जहाजों को उड़ाया तो पाकिस्तानी सैनिकों का कलेजा कांपने लगा। भारतीय जेट इतना नीचे उड़ रहे थे कि बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। लोग खिड़कियों से भारतीय प्लेन देख रहे थे, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने ठिकानों पर रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। बताते हैं कि 1200 से ज्यादा रॉकेट ढाका गवर्नर हाउस बिल्डिंग में फायर किए गए थे। गवर्नर हाउस में छिपे पाकिस्तानी सैनिक भीतर से हिल गए थे। मई 15 की शाम होते होते पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों ने गवर्नर हाउस
छोड़ दिया। इसके बाद 15 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के पूर्वी कमान के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने आत्मसमर्पण का फैसला किया। यह तय किया कि भारतीय सेना की मौजूदगी में 16 दिसंबर को जनरल नियाजी को हथियार डालने होंगे। 16 दिसंबर 1971 को जनरल जैकब ने जनरल नियाजी को सरेंडर की शर्तें पढ़कर सुनाई। तब नियाजी की आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन जनरल जैकब ने कहा कि 30 मिनट में फैसला करना होगा, वरना ढाका पर बमबारी शुरू हो जाएगी। बाद में शर्तें मान ली गई और जिस वक्त ढाका के रेसकोर्स मैदान में सरेंडर हो रहा था, तब जनरल नियाजी को कहा गया कि वो तलवार सरेंडर करें, लेकिन उनके पास तलवार नहीं थी, इसलिए एक पिस्तौल देकर सरेंडर करवाया गया और शाम 4:31 पर लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी ने साइन किए। ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। वो देश बाद में बांग्लादेश कहलाया जाने लगा। पाकिस्तान के सरेंडर और भारत की वीर गाथा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। ABC न्यूज से खास प्रोग्राम हिंद के सिकंदर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए ABC न्यूज।